हेलो एवरीवन। तो इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और करंट अफेयर के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज चल रही है उसमें हम कर रहे हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट 5, जो कि पार्ट 5 द यूनियन के नाम से है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, चैप्टर 1 द एग्जीक्यूटिव। तो ये हेडलाइन है जिसके अंदर द यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात हुई थी। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव की कौन कौन इसमें शामिल होता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और उसके एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ तक है, इसके बारे में हमने बात की थी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन कैसे होते हैं, किस मैनर में उनके इलेक्शन होते हैं, कौन उनको इलेक्ट करता है, और साथ के साथ में हम बात करेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन हैं वो किस फार्मूला के तहत, किस कोटा के तहत उसको किया जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके इलेक्शन, उसको कैसे इलेक्ट किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे बनाए जाते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो वीडियो लेक्चर है, जो कि बेस्ड ऑन की मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन कैसे होते हैं। तो हम देखते हैं कि इंडिया में जो इलेक्शन है वो इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक देश में लोगों के द्वारा चुनी गई ही सरकार काम करती है। तो लोग कैसे चुनते हैं? लोग डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से, डायरेक्ट वोटिंग से अपनी सरकार चुनते हैं। जैसे हम देखते हैं कि स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, सेंटर में पार्लियामेंट होती है। तो इनके इलेक्शन है जिसके पार्लियामेंट को एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, एमएलए को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए बोलते हैं, जो स्टेट में बोलते हैं। तो इनके जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट वोटिंग से होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं इनको। डायरेक्ट वोटिंग से मीन्स जो 18 साल के ऊपर लोग हैं जिनको वोटिंग का राइट है, वो अपने वोटर लिस्ट में उनका नाम है, तो वो अपनी वोट डालते हैं। अपनी इलेक्शन कमीशन सारा ये प्रोसेस कंडक्ट करता है, उसमें वोट डालते हैं, उसमें एमएलए एमपी वो इलेक्ट किए जाते हैं। बट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन है ये इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इसमें डायरेक्टली लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में ये लोगों के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एमएलए एमपी, उनके द्वारा प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 54 एंड आर्टिकल 55 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 54 है वो बात करता है वो बात करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वो कहता है कि इंडिया में जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो गए। और जो दूसरा आर्टिकल 55 ये बात करता है मैनर ऑफ इलेक्शन। मैनर ऑफ इलेक्शन, तो ये दो जो आर्टिकल हैं ये डील करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 54 की। तो आर्टिकल 54 की बात करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है वो कौन कंडक्ट कराता है। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, भारत में राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भारत में प्रेसिडेंट के इलेक्शन है वो कंडक्ट कराता है, बकायदा नोटिफाई करता है, उसके बाद नॉमिनेशन होती है, तो पूरा प्रोसीजर वही होता है। तो ये इलेक्शन कमीशन इंडिया में भारत के जो प्रेसिडेंट है उनके इलेक्शन करवाता है। अब बात आती है कि भारत के जो प्रेसिडेंट हैं उनके इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो उसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इसकी प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। तो इसमें कौन कौन शामिल होता है? नंबर 1, इलेक्टेड members
ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या इसको लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट भी कह सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और पौंडीचेरी एंड पौंडीचेरी, इनको फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन, इनको जो 70th अमेंडमेंट थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, 7th अमेंडमेंट 1992 थी, इसमें दिल्ली और पौंडीचेरी को के जो मेंबर थे, इलेक्टेड मेंबर थे, उनको शामिल किया गया। तो आप एक वर्ड को देखो, इलेक्टेड मेंबर वर्ड यूज किया गया है, तो इट मींस इसमें नॉमिनेटेड मेंबर शामिल नहीं होंगे। नॉमिनेटेड मेंबर आर नॉट एलिजिबल, नॉमिनेटेड मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो नॉमिनेटेड मेंबर इसमें वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा को हों और या चाहे वो लोकसभा के हों। तो इसी तरह से ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। तो बेसिकली जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो उसके बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर, स्टेट लेजिस्लेटिव के जो इलेक्टेड मेंबर है वो। अब यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव वर्ड ओनली यूज किया गया है, काउंसिल वर्ड, स्टेट काउंसिल, या उसको अब इसको विधानसभा या विधान परिषद, इसको हम विधान परिषद बोलते हैं। तो विधान परिषद के मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें दिल्ली और पौंडीचेरी को 1992 में 7th अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया था। आर्टिकल 55 में जो कि कहता है कि आर्टिकल 55 कहता है, आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन, क्लॉज 1 में मैनर ऑफ इलेक्शन में क्लॉज 1 में ये डिक्लेयर किया गया है कि जहां तक प्रैक्टिकल हो तो जो हर एक स्टेट है, लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट की, हर एरिया को प्रॉपर एक रिप्रेजेंटेशन मिले प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्ट होने के लिए। तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए एक साइंटिफिक फार्मूला, जिसको वैल्यू ऑफ वोट के तौर पे भी हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ वोट निकाला जाता है, उसके तहत प्रत्येक वैल्यू लेजिस्लेटिव मेंबर की वोट की या लेजिस्लेटिव असेंबली की वो वैल्यू निकाली जाती है, उसके तहत सबको एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, वेटेज दिया जा सके। तो उस फार्मूले में क्या है, फॉर एग्जांपल के तौर पे प्रॉपर एक स्केल हो एट पार, सब फार्मूला सबको प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन इक्वली मिले, जस्टिफाई हो सबकी, तो उसके लिए एक फार्मूला जो डेवलप किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, उसके तहत अगर हम फॉर एग्जांपल जो वैल्यू ऑफ वोट की जो सेंसस लिया जाता है वो 1971 का सेंसस लिया जाता है। 1971 के सेंसस जो उस टाइम पे पॉपुलेशन के जो आंकड़े थे वो पब्लिश हुए थे, उसके बेस पे ही आगे वोटिंग का जो होता है। तो सबसे पहले इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की वैल्यू ऑफ वोट अलग से काउंट की जाती है, उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो वैल्यू ऑफ वोट है वो अलग से काउंट की जाती है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली की वोट काउंट करने के लिए हम देखते हैं कि
फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम आंध्र प्रदेश की एग्जाम्पल लेते हैं। आंध्र प्रदेश की जो सेंसस के अनुसार थी, जो कुल आबादी थी, वो 2,78,08,586 थी। और वहां के जो लेजिस्लेटिव मेंबर हैं उनकी जो कुल संख्या थी वो 75 थी। ये पॉपुलेशन होगी उनकी। अब जो इलेक्टेड मेंबर थे, इलेक्टेड मेंबर हैं अगर उसके, वो 175 है। तो उसको कैसे निकाला जाएगा? पॉपुलेशन 2,78,586 जो डिवाइडेड बाय 175, इसको 1000 के साथ किया जाएगा। तो अगर हम देखते हैं कि 2,78,586 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 158,860 ये इसकी वैल्यू आती है। अब अगर इसको फर्दर हम करते हैं तो वे आएगी 158.86। तो राउंड ऑफ में इसको 159 लिया जाएगा। अब 159 को फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 175 के साथ। तो टोटल जो आंध्र प्रदेश की एमपी की एमएलए की जो वैल्यू ऑफ वोट आएगी वो आएगी 27,825। ये आप समझ लें। पहले पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को लेजिस्लेटिव जो उनके इलेक्टेड मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसके साथ डिवाइड किया गया। डिवाइड करने के बाद जो आएगी उसको 1000 के साथ करके, तो ये वैल्यू 158.86 आएगी। उसको राउंड ऑफ करके 159 लिया गया। तो 159 मल्टीप्लाई 175, तो ये उसकी जो वैल्यू आएगी 27,825 आएगी। तो इसी तरह अगर हम सारे स्टेट की कैलकुलेट करें, पूरे जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं पूरे स्टेट की अलग अलग असेंबली की करके उसको करें, तो ये टोटल आएगा 5,49,495। तो ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबली की वैल्यू ऑफ द वोट ये आएगी। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब निकालते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्या होगा? अब लिख लेते हैं कि जो लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में राज्यसभा में जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, राज्यसभा के 233, लोकसभा के 543, तो ये टोटल मेंबर हो गए 776। अब टोटल मेंबर 776 हो गए। तो अब इसके जो एमपी की है उसमें पहले जो लेजिस्लेटिव असेंबली की, सबकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली अलग अलग स्टेट की थी, उसके जो वैल्यू था वो निकला था 5,49,495। इसको हम डिवाइड करेंगे 76 के साथ, तो ये वैल्यू आएगी 708.1111। इसको राउंड ऑफ 11 को अगर 50 से नीचे है तो उसको नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ उसको छोड़ देते हैं। अगर ये 50 के ऊपर होता तो इसको काउंट करते। तो अब ये 708 राउंड ऑफ फिगर हो गया।
708 वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला अगेन वही 708 मल्टीप्लाई 776। तो अब बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं उनकी वैल्यू ऑफ वोट 5,49,408। ये एमपी के मेंबर ऑफ एमपी हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके वोट की वैल्यू इस तरह से डिटरमिन होगी। होप आपको ये सारा कैलकुलेशन समझ आ गया होगा जो एज ए एग्जाम्पल के तौर पे हमने किया है। अब इसमें नेक्स्ट जो आता है कि मैं जो सीक्रेट बैलेट के थ्रू इलेक्शन होते, बैलेट में दो ही चीजें होती हैं, कैंडिडेट का नाम और ऑर्डर प्रेफरेंस। कैंडिडेट का नाम और ऑर्डर प्रेफरेंस दो ही चीज होंगी। इसके बाद इलेक्शन के लिए अगर किसी को विनिंग डिक्लेयर करना है, किसी कैंडिडेट को विनिंग डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए जो कोटा सिस्टम है, कोटा फार्मूला है, वो अपनाया गया है। कोटा सिस्टम में जितनी भी वैलिड वोट आएंगी उसका 50% या उसको डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर 200 वैलिड वोट कास्ट होती है, 200 वैलिड वोट कास्ट होती है, उसको अगर डिवाइड 2 के साथ करेंगे तो ये 100 आएगा। 100 में प्लस 1, तो जीतने के लिए कितने वैलिड वोट चाहिए? 101। तो इसको विनिंग रेशो, विनिंग कोटा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से जो कैंडिडेट है वो लेगा, उसको डिक्लेयर किया जाएगा। अब जो सीक्रेट बैलेट है उसमें जो स्टेट लेजिस्लेटिव के बैलेट पेपर होंगे उनका कलर अलग होगा, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के होंगे उसका कलर है वो अलग होगा। अब इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में भी जो वोट है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू उसको किया जाएगा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को हम समझते हैं कि फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर कैंडिडेट है, प्रेफरेंस है, तो कैंडिडेट को, अगर ए कैंडिडेट को बी और सी और डी इनको अलग अलग वोट मिले हैं, बट इनमें से कोई भी कैंडिडेट है वो 50+1, अगर 200 वोट है वैलिड, तो 200 में से कोई भी अगर मेंबर है वो उसको वोट है वो उसको सिक्योर नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर एक प्रेफरेंस है, 2 प्रेफरेंस है, 3 प्रेफरेंस है या 4 प्रेफरेंस है, तो इस तरह से बैलेट पेपर के ये प्रेफरेंस के तौर पे आएगा। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे ए को फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है बट वो विनिंग कोटा को अचीव नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए कोई भी अगर मेंबर विनिंग कोटा को अचीव नहीं कर रहा, तो जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, इन स्पाइट ऑफ दैट की जो सेकंड प्रेफरेंस के वोट हैं वो खराब जाएं, इससे वेस्टेज उसको रोकने के लिए, तो जो सबसे कम जिसने सिक्योर किए होंगे, फॉर एग्जांपल है इसने 35 लिए हैं, इसने 25 वोट लिए हैं, इसने 30 वोट लिए हैं, या इसने 15 वोट लिए हैं। अब जो सबसे कम वोट वाला होगा उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। फर्स्ट राउंड ऑफ जो होगा उसमें फर्स्ट में 15 वाले को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और जो 15 के प्रेफरेंस के हिसाब से वोट होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे इन सब में। इस तरह से ये राउंड चलता रहेगा जब तक कि कोई भी एक पर्सन है वो वैलिड वोट का 50%+1 है वो अचीव नहीं कर लेता। अगर ये पहले राउंड में ही वो अचीव कर लेता है तो
उसको पहले राउंड में ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर पहले राउंड में कोई भी कैंडिडेट है उसको अचीव नहीं कर पाता तो ये राउंड बाय राउंड ही चलेगा। तो इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत इसको किया जाता है। अब बात करते हैं कि जो सेंसस है 1971 की सेंसस को क्यों लिया जाता है। 1971 को सेंसस को ही क्यों लिया जाता है। इसमें आर्टिकल 55 की जो प्रोवाइजो है वो कहती है कि जब तक इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट हुई थी, सबसे पहले जो अमेंडमेंट हुई थी वो अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट के तहत इसको लिया गया था। उसके बाद 84th अमेंडमेंट जो कि 2001 में हुई थी उसमें इसको अपडेट किया गया था। इसमें क्या कहा गया था कि 2026 के बाद आफ्टर दैट जो सेंसस के आंकड़े पब्लिश होंगे, पहले आंकड़े पब्लिश होंगे, फर्स्ट डाटा पब्लिश होगा सेंसस का, उसके बाद प्रेसिडेंट के जो पहले इलेक्शन आएंगे उसमें ये अपडेटेड सेंसस है 2026 के बाद जो सेंसस होगी वो यूज की जाएगी। इससे पहले 1971 की सेंसस ही यूज की जाएगी। इसको 1971 की सेंसस को अब तक कंटिन्यू करने का पर्पस ये था कि जो कंट्री में फैमिली प्लानिंग के जो प्रोग्राम चल रहे हैं थ्रू आउट कंट्री को, उसके तहत पॉपुलेशन एक एस्टेब्लिश पॉपुलेशन हो जाए। आपको पता है कि सेंसस है वो हर 10 साल बाद होती है। अब 2021 की सेंसस होनी थी और ये 2022 में होगी, कोरोना की वजह से शायद 2022 में सेंसस होगी। तो उसके बाद 2031 में सेंसस होगी। अब 2031 की जो सेंसस है उसके बाद जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन आएंगे 2032 के प्रेसिडेंट के इलेक्शन 5 साल बाद होते हैं। 2032 के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे उसमें ये सेंसस यूज होगी, जो सेंसस 2026 के बाद बनेगी। तो इस तरह से जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट के वो कंडक्ट किए जाते हैं सो दैट कि जो हर एक स्टेट है उसको एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दी जा सके। होप आपको ये जो वीडियो लेक्चर है उसमें आपको प्रॉपर समझ आया होगा कि कैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट किया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।